Hi everyone, thanks a lot for joining. I'd like to welcome you all to session number 51 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है प्राइस मैनेजमेंट इन 365 Business Central, previously known as NAV, and today's session will be presented by myself. My name is Gulshan Shubham and I'm currently working with IBM as a functional consultant. Okay, let me go to the next slide. So आज का एजेंडा रहेगा इंट्रोडक्शन टू न्यू प्राइस एक्सपीरियंस, standard versus sales line pricing, demo with standard price and demo with sales line pricing. When I say standard versus sales line pricing, it means कि मैं सब कुछ जो बेस में है उसको ही दिखाने वाला हूँ. ऐसा नहीं कि कुछ स्टैंडर्ड में अलग है ना कस्टमाइज में कुछ बताने वाला हूँ. नहीं, in all the demos we are going to present out of the box features. Standard is a term which is going to be used for a particular area and sales line pricing as per the Microsoft documentation. Okay, तो न्यू प्राइसिंग एक्सपीरियंस, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि न्यू प्राइसिंग एक्सपीरियंस क्या है और लेट्स अंडरस्टैंड सेल्स लाइन प्राइसिंग और ये प्राइसिंग मॉड्यूल है क्यों, क्या यूज है. आप भी देखते हो जब भी आप ट्रेडिंग सिनेरियो रखो या फिर आप मैन्युफैक्चर हो, आप रॉ मटेरियल्स परचेस करते हो, देन यू मैन्युफैक्चर समथिंग, जो भी चीज़ें आपको करनी है लास्ट में आप उन सबको सेल्स ही कर रहे हो, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो. ठीक है, एंड इट हैपन्स कि हर टाइम पे आपका एक प्राइस ही सारे कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल ना हो. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग अ चेयर इन 10,000, हो सकता है कोई कस्टमर मेरा ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा परचेजेस करता है मुझसे एंड नाउ इज डिमांडिंग अ स्पेशल रेट. तो उस केस में मैं उनको स्पेशल रेट दे सकता हूँ. करेक्ट, कोई ऐसा फेस्टिवल है जैसे आप देखते होंगे बिग बिलियन डेज आता है, उस समय सारी चीज़ों की प्राइस कम होती है. करेक्ट, तो एक तो कॉमन प्राइस होता है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्राइस होता है जो पूरे सीजन एप्लीकेबल होता है. दूसरा ऐसा प्राइसिंग जो कि बेस्ड ऑन एक प्राइवेट अग्रीमेंट विद द कस्टमर या फिर कोई ऐसा ड्यूरेशन आया है जैसे कि लेट्स से दिवाली सेल है, उस टाइम पे हम करें. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम प्राइस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं. नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि लोग डॉक्यूमेंट पे, इट मीन्स कि सेल्स ऑर्डर पे प्राइस को जो भी उनको डालना है वो डाला और पोस्ट कर दिया. ठीक है, ये एक रहता है जो कि इंडिया में बहुत लोग यूज़ करते हैं. बट अगर आपके स्पेशल अग्रीमेंट्स हैं एंड आप चाहते हो कि मेरा, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट वांट कि कोई भी वो प्राइस के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करे. जो प्राइस मास्टर से जा रही है सेल्स ऑर्डर पे, सेल्स इनवॉइस पे, वही रहना चाहिए. उस केस में आपको प्राइसिंग बहुत अच्छे से सेट करना पड़ेगा बैक एंड में. जैसे कि पोस्टिंग सेटअप्स होता है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैनुअल सारे एंट्रीज मारे, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा. मैं नहीं चाहता कि एक नया अकाउंटेंट है उसके हाथ में ये चीज़ें रहे. तो मैंने एक इतना अच्छा सेटअप कर दिया है बैकएंड में, लेट्स से पोस्टिंग सेटअप, जिसके कारण वो सारी अकाउंटिंग मेरी करेक्ट होती है. सिमिलरली प्राइसिंग भी बहुत सेंसिटिव है. मैंने अगर गलत प्राइस में किसी को कुछ सेल कर दिया तो मेरे लिए वो प्रॉफिट गलत आएगी, मेरा लॉस भी हो सकता है. इसीलिए सिस्टम में पूरा मॉड्यूल है जिसमें कि आप बैकएंड में किस कस्टमर के साथ किस आइटम का क्या प्राइस होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर डेट पे या ड्यूरेशन पे, मंथ में कोई नया प्राइसिंग है क्या, वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो. वो पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेस करेगा तो उसके बेसिस पे मैं कुछ प्राइसिंग चेंज कर सकता हूँ क्या, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है. ठीक है, तो प्राइसिंग मॉड्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. लेकिन आप देखोगे बहुत जगह पे इसको लोग नहीं यूज़ करते क्योंकि वो मैनुअली अपडेट कर रहे हैं. एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आई फील कि ये क्यों नहीं यूज़ होता है बहुत ज़्यादा. आप फॉरेन क्लाइंट्स में देखोगे मोस्टली मुझे ये यूज़ होते हुए मिलेगा, बट मैं इंडियन क्लाइंट्स में बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि जो प्राइसिंग बैकएंड में है ना, वो प्राइसिंग वो लोग बहुत यूज़ नहीं करते. वो डॉक्यूमेंट पे सीधे अपडेट करते, सेल्स ऑर्डर ओपन किया, ये प्राइस डाला, आगे बढ़ गए. ठीक है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि शायद एज ए कंसल्टेंट हमको लगता है कि जो कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट दिया है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको सेट करके दे देंगे, बात खत्म हो गई. बट नहीं, एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट हमारा ये भी ऑब्लिगेशन बनता है कि वी शुड सजेस्ट द क्लाइंट कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. ठीक है, तो डोमेन नॉलेज, प्रोडक्ट एक्सपर्टीज, ये दोनों होना जरूरी है. और उसके साथ साथ एज ए कंसल्टेंट वी शुड नॉट बी समवन जो कि सिर्फ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट अपना काम कर रहा है. वी शुड बी समवन जो अच्छे अच्छे सजेशंस दे सके एंड क्लाइंट सेज कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है, ये हम, आप सही बोल रहे हैं, ये हम करेंगे तो हमको ये बेनिफिट होगा, तो ये आप बोल रहे हो ये प्राइस वाला हम सेट कर ले. ठीक है, ये सब आप याद रखना. तो एक बार आप ये मॉड्यूल देखोगे आपको नॉलेज रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कुछ ऐसा देख रहे हो जो बेहतर हो सकता है तो आप वहाँ पे सजेस्ट कर पाओगे. ठीक है, तो प्राइसिंग आप एनएवी में वो ट्रेडिशनल बहुत टाइम से जो रहा है वही है, वही बिजनेस सेंटर में भी था.
लेकिन 2020 रिलीज वेव 2 के साथ ये जो प्राइसिंग का है ना, वरना इसे प्राइसिंग मोस्टली वो आपको सेल साइड पे ही आता है, क्योंकि परचेस साइड पे तो हम ही परचेस कर रहे हैं, हमको पता है क्या है, ठीक है। सेल साइड में बहुत सारे कस्टमर्स के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो एम्फेसिस जो होता है वो सेल साइड पे ज्यादा होता है। परचेस साइड पे भी सेम चीज अवेलेबल होंगी, बट मैं आज सेल्स का ही एग्जाम्पल लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी एनएवी में था, आज का जो मैं सेशन दूंगा वो जो एनएवी यूज कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है, बिजनेस सेंट्रल के लिए भी यूजफुल। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि 2020 रिलीज वेव 2 के साथ जो प्राइसिंग आप यूज करते थे ना एनएवी में, और बिजनेस सेंट्रल जब आया था स्टार्टिंग में, तब वो काफी चेंज हो गया है। इनफैक्ट काफी ऑप्टिमाइज हो गया है, ठीक है, बहुत स्ट्रीमलाइंड हो गया है। तो वो एक बार सिर्फ हम आज के सेशन में इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले, इसके लिए ना मैं पहले अभी जो करंटली चल रहा है जो प्राइसिंग, जो कि नैव वाले भी यूज कर सकते हैं, बिजनेस सेंट्रल वाले भी यूज कर सकते हैं, पहले वो देख लेंगे। फिर न्यू प्राइसिंग एक्सपीरियंस के ऊपर तो पूरा 1 घंटे का सेशन डिटेल लगेगा। लेकिन आज का प्राइसिंग जो ट्रेडिशनल प्राइसिंग है एनएवी में, बिजनेस सेंट्रल में, और अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, आज मैं उसको पहले एक्सप्लेन करूँ। बट आई विल जस्ट शो यू दिस, ताकि जो लोग इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, वो कर सके, ठीक है। तो न्यू प्राइसिंग एक्सपीरियंस 2020 रिलीज वेव 2 में आया, और ये 2024 के Q2 से मैंडेटरी हो जाएगा। तो आप इस फीचर को इनेबल करो या ना करो, ये आपके हाथ में रहेगा नहीं। 2024 Q2 से आपको यही यूज करना पड़ेगा। जो आप बिजनेस सेंट्रल में एनएवी में जो आपको पेजेस दिख रहे हैं, तो पेजेस चेंज हो जाएंगे थोड़े। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आप एनएवी से बिजनेस सेंट्रल में मूव करें तो आपको पता होगा यार, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, लेकिन बहुत सारा यूआई चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं, स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। सिमिलरली इसमें भी आपको वो चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये वर्जन देखो आप, ये वर्जन है 22.5, ठीक है। इसमें अगर मैं एक सेल्स के ऊपर जाता हूँ, कस्टमर्स के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर ये कस्टमर सेलेक्टेड है एडिटम कॉर्पोरेशन, यहाँ पे प्राइस एंड डिस्काउंट्स। अब देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है प्राइसेस का, एक लाइन डिस्काउंट का। हम लोग सिर्फ प्राइसेस पे अभी बात कर रहे हैं, इसलिए प्राइसेस पे कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन आप ऑप्शन देखो, इसके अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है, प्राइसेस, लाइन डिस्काउंट। अब मैं एक वर्जन ओपन करता हूँ जिसमें ये न्यू प्राइसिंग एक्सपीरियंस मैंने इनेबल किया है, मतलब कि ये 22.5 था, वो 23 रहेगा, ठीक है। तो मैं उस वर्जन पे जाता हूँ एक बार। ओके, लेट्स गो टू दिस वन। ओके, यहाँ पे मैं जाता हूँ कस्टमर्स पे। यहाँ पे कस्टमर है, प्राइसेस एंड डिस्काउंट्स पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो जो मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो मिल रहा है सेल्स प्राइस लिस्ट एंड सेल्स प्राइसेस, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस डिफरेंट है, सेल्स प्राइस लिस्ट, सेल्स प्राइसेस। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था प्राइसेस। प्राइस का अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ प्राइसेस करके एक ऑप्शन था, यहाँ पे क्या है, सेल्स प्राइस लिस्ट, सेल्स प्राइसेस। ऑप्शन चेंज हो गए हैं। अब मैं अगर पेजेस में जाऊंगा तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, बट वो आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लो कि न्यू सेल्स प्राइस एक्सपीरियंस है, जो कि आपका 2020 रिलीज वेव 2 में आया था। बहुत सारे लोग इसको अभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि द करंट इज वर्किंग फाइन विद देम। बट जो न्यू प्राइस एक्सपीरियंस है काफी ऑप्टिमाइज्ड है। और क्योंकि 2024 Q2 से मैंडेटरी हो जाएगा, तो किसी भी क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जो बिजनेस सेंट्रल 7 वर्जन यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये न्यू एक्सपीरियंस में क्या है, दैट वी शुड नो, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि चेंज क्या है, डिटेल में एक्चुअल में क्या क्या हुआ है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, अलग सेशन में देखेंगे, ठीक है। इस चीज को अगर आपको इनेबल करना है तो मैं बस वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनेबल नहीं है। तो फीचर मैनेजमेंट में आप जाओगे,
यहाँ पर आप अगर न्यू सेल्स, ये रहा फीचर अपडेट न्यू सेल्स प्राइसिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली इनेबल्ड फ्रॉम Q2 2024। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इस टाइम से इनेबल हो ही जाएगा, इसीलिए नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप इनेबल कर पाओ और इस फीचर को टेस्ट कर पाओ सैंडबॉक्स में इनेबल करके। ओके, नाउ इस नए वर्जन को क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये आप एक्सप्लोर कर लेना, दिस इज माय सजेशन बिकॉज सून इज गोइंग टू बी मैंडेटरी। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बस दो वर्ड्स लिखे हैं, स्टैंडर्ड प्राइसिंग वर्सेस सेल्स लाइन प्राइसिंग। अभी आप ये ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड वर्सेस सेल्स लाइन प्राइसिंग दोनों बिजनेस सेंट्रल एंड एनएवी में अवेलेबल है, ट्रेडिशनली बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन मे बी हम लोग जब ये वर्डिंग है ना, ये वर्डिंग यूज नहीं करते हैं, जब हम डेमोज देते होंगे तो ये वर्डिंग हम लोग यूज नहीं करते हो। बट मेरा टारगेट ऐसा है कि एज ए कंसल्टेंट मैं देखता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं कि बोलेंगे अरे परचेज ऑर्डर बना गया, जीआरएन कर दो। जीआरएन चलो इंडस्ट्री टर्म है, बट व्हाट वी शुड यूज इज परचेज रिसीट। वी शुड नो कि जीआरएन मतलब क्या हो रहा है और परचेज रिसीट सिनोनिमस ही है। बट जब हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस सेंट्रल प्रोडक्ट के कंसल्टेंट हैं, वी शुड यूज द टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट में जो यूज हो रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग जीआरएन। ठीक है, तो सिमिलरली स्टैंडर्ड प्राइसिंग एंड सेल्स लाइन प्राइसिंग जो है, ये मेरा अपना टर्म नहीं है, ये टर्म आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी मिलेगा। ठीक है, बट जब हम लोग यूज करते हैं तो शायद हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते। अभी मैं अगर आपको दिखाऊंगा कि ये क्या है तो आपको पता चलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्सेस सेल्स लाइन प्राइसिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव किया मैंने। इफ प्राइसिंग रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमल इन द सेल्स प्रोसेस, कंपनीज स्टोर प्राइस इंफॉर्मेशन ऑन आइटम कार्ड्स वेयर दे आर लिमिटेड टू वन प्राइस फॉर ईच आइटम। ठीक है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड प्राइसिंग बोलते हैं। यानी कि आइटम कार्ड पे गए और प्राइस वाले फास्ट टैब पे गए और वहां पे हमने आइटम कार्ड पे एक प्राइस डाल दिया। ठीक है, ये कब यूज हो सकता है, जब क्लाइंट का एक फिक्स रेट है सारे कस्टमर्स के लिए, भाई मेरा यही रेट है, कभी चेंज नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं, कभी ऑफर आया तो डिस्काउंट डिस्काउंट होगा, वो डिस्काउंट मॉड्यूल में हैंडल होगा, प्राइस तो हमेशा सेम ही रहेगा सारे कस्टमर्स के लिए, कोई स्पेशल अग्रीमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमल है प्राइसिंग रिक्वायरमेंट, मिनिमल मतलब कि वन प्राइस फिट्स ऑल, एक आइटम का प्राइस सारे कस्टमर के लिए मैंने सेम रखा है, कभी भी लो 12 महीने यही प्राइस रहेगा सारे कस्टमर्स के लिए। उस केस में मैं क्या करूंगा, आइटम कार्ड पे आपने ऑप्शन देखा होगा, वहां पे जाके मैं अपडेट कर दूंगा एक प्राइस और मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट का ही रिक्वायरमेंट है, ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइसिंग। स्टैंडर्ड प्राइसिंग मीन्स द प्राइसिंग दैट वी पुट ऑन द आइटम कार्ड। ठीक है, अभी किसी का इससे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग जाएंगे सेल्स लाइन प्राइसिंग पे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ कंपनी रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड प्राइसिंग फीचर्स इन सेल्स दे मस्ट यूज सेल्स लाइन प्राइसिंग। अब ये सेल्स लाइन प्राइसिंग टर्म भी आप याद रखना, स्टैंडर्ड प्राइसिंग वर्सेस सेल्स लाइन प्राइसिंग, ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखना। ठीक है, और अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोले ना, जो इंडस्ट्री में या डोमेन में यूज होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि ऑल्टरनेट प्राइसेस या स्पेशल प्राइस या एक पर्टिकुलर प्राइस अग्रीमेंट हुआ है मेरा कस्टमर के साथ। इस चेयर का तो 10,000 ही रेट है, लेकिन ये कस्टमर जो है, ये मेरा बहुत बड़ा कस्टमर है, बहुत सारे परचेजेस करता है मेरे से, इसलिए इसके साथ एक स्पेशल प्राइस में रख रहा हूँ या फिर एक प्राइस अग्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल भाषा में हम इसको ये भी बोल सकते हैं, लेकिन सिस्टम के लैंग्वेज में, जो सिस्टम में जो आप बटन से एक्शंस देखोगे, वहां पे हम लोग सेल्स लाइन प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कभी आप डेमो दे रहे हो, किसी ने पूछा कि नहीं नहीं हमारा ये आइटम कार्ड वाले से नहीं हो पाएगा, तो आप बोल सकते हो कि देन नो प्रॉब्लम, वी हैव सेल्स लाइन प्राइसिंग फीचर एज वेल। और फिर आप एक्सप्लेन करना कि वी कैन सेट अ स्पेशल प्राइस, वी कैन सेट ऑल्टरनेट प्राइसेस, आपका कोई प्राइस एग्रीमेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप प्रोडक्ट से ज्यादा अलाइंड रहोगे और आपको प्रोडक्ट के टर्मिनोलॉजीज पता होंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं,
मैंने इस सेशन को बहुत सिंपल तरीके से डिजाइन किया है। मैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं जाऊंगा कि मैं एक पेज ओपन किया, मैंने उसमें सारे बटन से एक्शंस बताएं, वैसे नहीं करेंगे। हम लोग सिनेरियोज लेंगे सिंपल सिंपल और उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क हमने लिया, देखिए अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि एक नया प्राइसिंग एक्सपीरियंस आया है जो कि हम इनेबल कर सकते हैं फीचर मैनेजमेंट में जाके, ठीक है। वो उसमें क्या है डिटेल में वो हम लोग अलग सेशन में देखेंगे। दूसरा हमने समझा है कि स्टैंडर्ड प्राइसिंग और सेल्स लाइन प्राइसिंग, ये दो प्राइसिंग मेरे पास अवेलेबल है। स्टैंडर्ड प्राइसिंग मतलब कि वन प्राइस फिट्स ऑल, यानी कि आइटम कार्ड पे एक प्राइस आके डाल दिया। और सेल्स लाइन प्राइसिंग मतलब कि हम ऑल्टरनेट प्राइसेस, स्पेशल प्राइसेस अलग अलग कस्टमर अलग अलग आइटम के लिए सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम में कैसे करेंगे अभी हम लोग वो देखने वाले हैं। अब हम लोग जाएंगे सिनेरियो 1 पे, टास्क 1 पे। टास्क 1 में क्या है, set a common price of 10,000 LCY for item chair. Check if this price is coming in the sales order for this item irrespective of the customer. यानी कि ये बात होगी जो मैं कॉमन प्राइस लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्डिंग, ये बात हो गई हमारी स्टैंडर्ड प्राइसिंग की, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, क्योंकि मेरा सिनेरियो बहुत सिंपल है, मुझे बस 10,000 LCY शेयर के लिए मुझे प्राइस डालनी है, और ये प्राइस कोई भी कस्टमर हो, सब कस्टमर के लिए यही प्राइस रहेगा। यानी कि सेल्स ऑर्डर पे मैंने ए कस्टमर लिया, बी लिया, सी लिया, ये मैं आइटम अगर चेयर ले रहा हूँ तो सबके लिए सेम प्राइस ऑटोमेटिकली सेल्स ऑर्डर पे आनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, सीधे आइटम कार्ड पे जाएंगे और इस प्राइस को अपडेट करेंगे, ठीक है। फॉर दिस सिनेरियो इसको, एंड हम लोग सबसे पहले सेल्स पे जाते हैं, आइटम पे जाते हैं। आइटम में बोला था चेयर के लिए, ठीक है। तो मैंने एक चेयर, एक नया आइटम बना दिया है, ठीक है। ये वाली आइटम है 1027। मुझे सिंपल करना है प्राइसेस एंड सेल्स, ये जो फर्स्ट टैब है इस पे जाके यूनिट प्राइस के अंदर मुझे 10,000 मैंने डाल दिया। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस बोल के रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं चेक करता हूँ जब मैं सेल्स ऑर्डर बनाता हूँ किसी भी कस्टमर को लेके, तो ये 10,000 आ रहा है या नहीं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, सेल्स ऑर्डर पे जाता हूँ, एक नया सेल्स ऑर्डर बनाता हूँ। वेंडर सेलेक्ट किया, okay, and now I'll select my item which is chair। देखिए यहाँ पे भी यूनिट प्राइस 10,000 दिखा रहा है लुकअप में। ओके, मैं फैक्ट बॉक्स को कॉलेप्स कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली 10,000 यूनिट प्राइस आ गई, ठीक है। तो मेरा आइटम कार्ड से मेरा सिंपल था यहाँ पर सिनेरियो, वो सिनेरियो जो टास्क 1 था, सेट अ कॉमन प्राइस ऑफ 10,000 LCY फॉर आइटम चेयर, मैंने सेट कर दिया। सेट करना बहुत सिंपल था, आइटम कार्ड पर गया और प्राइस जो फील्ड थी वहां पर 10,000 अपडेट कर दिया, और ये प्राइस ऑटोमेटिकली सेल्स ऑर्डर पे आ भी रहा है, ठीक है। टास्क 1 इज डन। नाउ व्हाट इज टास्क 2। अच्छा मान लीजिए अभी तो मैंने एक ही आइटम के लिए किया हुआ है, ये यहाँ पर सिर्फ चेयर के लिए सेट किया था। आप बाकी सारे बहुत सारे आपके 100-50,000 आइटम होंगे, वो मुझे सेट करना है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज का सेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, आप कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से जाओगे और सारे में वो प्राइस वाला फील्ड अपडेट कर दोगे। अब किसी ने बोला मुझे कि यार मुझे ये जो है ना, सारे जो प्राइसेस हैं मेरे आइटम कार्ड पे, स्टैंडर्ड प्राइसेस जिसको बोल रहे हैं, उसको मुझे 20% से इंक्रीज करना है, क्योंकि मे बी इन्फ्लेशन हो गया है, मुझे अपने रेट्स बढ़ाने हैं, क्योंकि मैं जहाँ से परचेस कर रहा था या फिर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, फॉर एनी रीजन मुझे उस शेयर का रेट इंक्रीज करना है बाई 20%, ठीक है। 10,000 का था, मतलब 12,000 में हो जाएगा लेट्स से। अपडेट द प्राइस फॉर ऑल आइटम्स बाई 20% ऑन द आइटम कार्ड। अच्छा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहला तो वो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज सबको पता है, लिंक वहाँ पे आप मैनुअली कैलकुलेट कर लोगे एक्सेल में, 20% लगा के कितना सबका बढ़ रहा है, और आपने मैनुअली अपडेट कर दिया। ये एक तरीका है ही। दूसरा एडिट इन एक्सेल है, वो आप लोगों ने देखा हुआ है, सेम चीज़ आप वहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो ये कैलकुलेशन है 20% वाला, ये आपको सिस्टम के बाहर करके उसमें वैल्यू डालनी होगी। बट
वो भी इजी तरीका ही है, लेकिन जो 20% चेंज करना है वो आपको बाहर करना होगा। किसी क्लाइंट ने बोला कि अरे नहीं यार मुझे कुछ बाहर वाहर नहीं करना है, मुझे आप कुछ ऐसा बताइए कि मैं यहीं पे 20% करूँ और सब कुछ अपडेट हो जाए, मुझे वो एक्सेल से बाहर में कैलकुलेशन करके नहीं डालना है। ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, एक बैच जॉब अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा कि हमारा जो चेयर आइटम है उस पे 10,000 अपडेटेड है। एक बार वापस शेयर पे जाता हूँ। ठीक है, ये वाली आइटम है, यूनिट प्राइस कितनी है 10,000, हमें इसे 20% से इंक्रीज करना है। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, आपको एक बैच जॉब दिख रही है जिसका नाम है एडजस्ट आइटम कॉस्ट स्लैश प्राइस। ठीक है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडजस्ट कॉस्ट आइटम एंट्रीज, वो दूसरा बैच जॉब है, वो कॉस्ट एडजस्टमेंट के लिए होता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता था क्योंकि नाम बहुत सिमिलर था। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग पर्पस है। अभी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, एडजस्ट आइटम कॉस्ट स्लैश प्राइस। अच्छा, यहाँ पर आप देखो एडजस्ट फील्ड के अंदर यूनिट प्राइस है और हमें यूनिट प्राइस ही चेंज करना है। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर आइटम क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पे चेयर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेयर ना ही सेलेक्ट करूँ तो सारे आइटम के लिए रन हो जाएगा, तो मेरे को सिर्फ अभी एक आइटम के लिए टेस्ट करना है, तो मैंने एक आइटम के लिए कर लिया। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 20% से बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर डालने का ऑप्शन है। तो 20% मीन्स 1.2 आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर अगर आपको समझ में आए ना, तो अगर आपको निकालना हो तो लेट्स से कि आप चाहते हो कि मुझे प्राइस, किसी ने बोला यार परसेंटेज नहीं पता मुझे, 12,000 करना है इसका, तो जो न्यू प्राइस है वर्सेस जो ओल्ड प्राइस है आप डिवाइड करोगे तो आपको एडजस्टमेंट फैक्टर मिल जाएगा। इट मींस इन दिस केस 12,000 डिवाइडेड बाई 10,000, वो 1.2 आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे 20% से बनाना, तो मैंने 1.2 यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर डाल दिया। अगर आपको सिर्फ, अभी तो क्या है मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम के लिए आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअल सिनेरियो में तो हो सकता है कि सारे आइटम के लिए हो या फिर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ आइटम के लिए हो, कुछ भी हो सकता है। वो सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप सारे फिल्टर आइटम कार्ड पे जितने भी फिल्टर है उससे सब रिलेटेड आपको यहाँ पर फिल्टर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे फिल्टर जाके सेलेक्ट कर सकते हो और वो अप्लाई कर सकते हो। मुझे अभी सिर्फ एक आइटम क्लिक करना है, तो मैंने ये आइटम सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मैंने 1.2 कर दिया है। ठीक है, ये करके मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब आप देखो यहाँ पे मेरा 12,000 हो गया, यही मेरा टारगेट था, मुझे इंक्रीज करना था प्राइस बाई 20%, तो 1.2 का मैंने फैक्टर डाला, मैंने इंक्रीज कर दिया। अच्छा, मुझे 10,000 से अगर कम करना हो 2,000 यानी कि 8,000 करना हो, तो सिमिलरली मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं वहां पर 0.8 डालूंगा, और अगर 10,000 प्राइस है तो मेरा वो ऑटोमेटिकली 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो वो वहां पर आप एडजस्टमेंट फैक्टर ही डाल सकते हो, परसेंटेज डालने का ऑप्शन आपको नहीं रहेगा, पर दोनों एक ही चीज है। हाँ, हमारे लिए परसेंटेज समझना ज्यादा इजी होता है रादर देन एडजस्टमेंट फैक्टर समझना, बट सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो डालना पड़ेगा। जैसे 10,000 था, मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देख लो अपडेट हुआ कि नहीं पहले। ठीक है, ये 10,000 हो गया, अब मुझे इसका 8,000 करना, मतलब 20% से कम करना है। मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको 0.8 कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ओके किया, 8,000 हो गई। तो इस तरह से अगर आपका ऐसा फिटमेंट बैठ रहा है कि 20% से सारे आइटम का इंक्रीज करना है, देन आप यहाँ पर ये यूज कर पाओगे। या फिर 20% से एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ आइटम का करना है तो वो कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज किसी ने बोला कि नहीं नहीं मैं आपको नया प्राइसिंग दे रहा हूँ, मेरा कुछ अलग ही लॉजिक है, कोई परसेंटेज वर्टेज इंक्रीज नहीं होगा, 10,125.25 करना है मुझे सिर्फ एक आइटम का, बाकी का दूसरा, कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, उनका कुछ अलग प्राइसिंग आया है कहीं से अप्रूव होके, उसके बेसिस पे उन्हें करना है। ठीक है, तो आप उस तरह से इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या देखा, एडजस्टमेंट फैक्टर का ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर थे नहीं। ठीक है, तो वहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन पैकेज है, एडिट इन एक्सेल तो है ही, सबसे अच्छा ऑप्शन तो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज ही है मेरे ख्याल से, बट ये ऑप्शन दिखाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो पर्टिकुलर बैच जॉब है ये इसके लिए यूज होता है। एंड बहुत टाइम पे लोगों का ऐसा ही रिक्वायरमेंट होता है कि भाई 20% से सारा इंक्रीज करो, तो वहां पे आपका ये यूज हो जाएगा, और इसमें आप जो भी फिल्टर लगाना चाहो बेस्ड ऑन आइटम कैटेगरी पोस्टिंग, वो सारा आप यहाँ पे लगा सकते। ठीक है,
मैं वापस इसको चेंज करके फिलहाल 10,000 कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग है ना, ये जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, ये आपने देखा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ आइटम कार्ड पे ही अपडेट कर रहे हैं जाके। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहले तो खैर अगर स्पेशल प्राइसेस यूज करना है तो उसके लिए अलग मॉड्यूल है ही, सेल्स लाइन प्राइसिंग अलग पेज है, तो वो तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो भी प्राइस अभी मैंने 20% से चेंज किया, वो 12,000 हो गया 10,000 से। अगर मैं आपसे कल को पूछूंगा सिस्टम में कि भाई ये जो 12,000 किया उसके पहले क्या प्राइस है, सारा का रिकॉर्ड निकाल के दो, तो आप मुझे नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो डेटा कहीं पे नहीं स्टोर हो रहा है, तो कोई हिस्ट्री नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा यहाँ पर। किसी को अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फाइन। इसलिए मैंने बोला कि ये जो आइटम कार्ड पे अपडेट करना, ये मिनिमल रिक्वायरमेंट किसी क्लाइंट का है। बहुत छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग 1-2 महीने में करते हैं, मैंने वैसे क्लाइंट देखे हैं, तो उसमें आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू टास्क 1। टास्क 2 हमने देख लिया, अब हम लोग टास्क 3 पे जाते हैं। टास्क 3 में क्या बोल रहा है कि सेट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 9,000 फॉर आइटम शेयर फॉर वेंडर कोड 10,000। ठीक है, ये 3 मेरे पास क्राइटेरिया मिल गया। अभी हमारा प्राइस क्या आइटम कार्ड पे 10,000 है, लेकिन 9,000 सेट करना है इस आइटम का प्राइस सिर्फ इस वेंडर के लिए। और फिर एक सेल्स ऑर्डर बना के चेक करना है इफ दिस स्पेशल प्राइस इज पॉपुलेटिंग ऑटोमेटिकली ऑन द ऑर्डर और नॉट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब आता है हमारा सेल्स लाइन प्राइसिंग रोल में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बताया है, हम लोग जाएंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे वेंडर लिख दिया, हम लोग कस्टमर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे इस कस्टमर पे। तो लेट्स गो टू कस्टमर। ठीक है, 10,000 यानी कि ये यहाँ से भी ऑप्शन है, अंदर भी आप एडिट करोगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइसेस। तो हम लोग सीधे प्राइसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने देखा सेल्स टाइप का फिल्टर है, क्योंकि हम लोग कस्टमर के ऊपर से आए तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कस्टमर सेलेक्टेड आया है, और 10,000 कस्टमर कोड था, इसलिए 10,000 ऑटो फिल हो गया है। ये दूसरे पेजेस में भी ऐसा ही होता है, नथिंग इज न्यू। ओके, एंड लाइन में ये दो चीज ऑटोमेटिकली जो हेडर में वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अच्छा, अब हमारा क्या था, इस कस्टमर के लिए और इस आइटम के लिए, चेयर के लिए मुझे स्पेशल प्राइस 9,000 का सेट करना है। सिंपली आई गो हियर, आई सेलेक्ट चेयर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस दिखा भी रहा था 10,000 यूनिट प्राइस, यहाँ पे मुझे 9,000 सेट करना है। मैंने ये सेट कर दिया, स्टार्टिंग डेट में कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, यानी कि इमीडिएटली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मैंने 9,000 सेट किया। नाउ ये मेरा इतना ही काम हो गया। और जो मैंने आपको बोल रहा था सेल्स लाइन प्राइसिंग, वो यहाँ पे आप देखो सेल्स प्राइसेस करके जो यहाँ पे आपको पेज का नाम मिलेगा। ठीक है, तो यही पेज है, सिंपल सा। इसको अभी अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचना कि ये स्टार्टिंग डेट, ये करेंसी कोड फिल्टर कैसे यूज होगा, या आइटम नंबर फिल्टर कैसे यूज होगा, यहाँ पे और क्या ऑप्शन है, उन सब पे हम लोग बारी बारी जाएंगे। लेकिन मैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं फॉलो कर रहा हूँ कि मैं ड्रॉप डाउन में आपको सारी वैल्यूज का मतलब बता दूंगा, नहीं। हम लोग सिनेरियोज देखेंगे और सिनेरियोज को कैसे यूज करना है वो देखेंगे, तो सबसे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया, यानी कि इस सिनेरियो का पार्ट 1 ये खत्म हो गया, इतना कि सेट स्पेशल प्राइस ऑफ 9,000, आइटम चेयर, कस्टमर कोड 10,000। इतना काम मेरा खत्म हो गया। अब सेल्स ऑर्डर पे इस आइटम को लेके देखते हैं कि जो पहले 10,000 उठा रहा था आइटम कार्ड से, अब वो 9,000 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स गो सेल्स ऑर्डर, एंड जो हम लोग लास्ट सेल्स ऑर्डर बनाए थे हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, हूँ, आप देखो यहाँ पे 10,000 ही आया हुआ है जब हमने पहला आइटम उस टाइम लिया था, क्योंकि उस टाइम कोई स्पेशल प्राइस डिफाइन नहीं था। हम लोग क्या करेंगे, वापस से शेयर सेकेंड लाइन में भी लेके देखते हैं। ठीक है, अभी आप देखो ऑटोमेटिकली 9,000 लेके आया, राइट। अब इसका मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर कोई भी स्पेशल प्राइस डिफाइंड है तो वो प्रायोरिटी पे रहेगा। ठीक है, अच्छा, अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला, ये स्टेटमेंट ना ट्रू नहीं है। ये बहुत लोग आपको बोलते हुए आपको मिलेंगे, स्पेशल प्राइस है। एक तरह से बात सही होगा, लेकिन हमेशा हर केस में नहीं सही होगा।
होता क्या है कि ये जो पूरा प्राइसिंग एंड डिस्काउंट का जो मॉड्यूल फंक्शन करता है वो मिनिमम या बेस्ट प्राइस के लॉजिक पे फॉर्म्ड है। ये ऐसा नहीं है कि इसको इसके ऊपर प्रायोरिटी मिली हुई है, ऐसा नहीं है। जो लोएस्ट प्राइस मिलता है ना उस डेट पे उस आइटम के लिए फॉर ए पर्टिकुलर कस्टमर, वो उठा के लाता है। इस केस में क्योंकि कस्टमर के लिए सबसे फेवरेबल प्राइस क्या था, 9,000 था, इसलिए वो 9,000 उठा के लाया है। ओके, तो ये फैक्टर भी हमारा चेक हो गया, ये सिनेरियो भी चेक हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था तो वो वहां से उठा के लेके आया। नॉर्मली अगर मैं इसको डिलीट कर दूं ये वापस से स्पेशल प्राइसेस और मैं वापस से सेलेक्ट करूंगा तो वो 10,000 ही लेके आएगा, मतलब आइटम कार्ड से ही उठा के लेके आएगा। ठीक है, कोई भी सेल्स प्राइसेस अलग से डिफाइन नहीं है, स्पेशल प्राइस नहीं डिफाइंड है किसी के लिए, तो आइटम कार्ड से ही उठा के लाएगा। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट टास्क में क्या है, यहाँ पे दो पॉइंटर्स हैं। पहला बोल रहा है सेट स्पेशल प्राइस ऑफ 8,000, और कम कर रहा हूं मैं, फॉर आइटम शेयर फॉर ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, फॉर ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विच इज होलसेलर्स। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मैंने बोला था कि भाई 9,000 में मैं इसको दे रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा परचेस करता है। पर फिर लेट्स से मेरा फाइनेंस या अकाउंट्स मैनेजर आए और वो बोले कि यार हमें ना कुछ स्पेशल प्राइस डिज़ाइन करना पड़ेंगे हमारे होलसेलर्स के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होलसेलर्स हैं जो हमसे होलसेल में बहुत सारे चेयर लेके जाते हैं, तो उनके लिए हमको कोई स्पेशल प्राइस सेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन आ गया। मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया एज ए IT एडमिन, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया, मैंने बोला चलो अब इसको सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इसको कब करना है, मेक द स्पेशल प्राइस ऑफ 8,000 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 नवंबर 2023। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो अक्टूबर चल रहा है, 1 नवंबर से ये नई वाली प्राइसिंग मुझे एप्लीकेबल करनी है। तो सबसे पहले आप देखो क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होलसेलर, तो पहले तो मेरे को ऐसा एक ग्रुप बनाना पड़ेगा होलसेलर, और उसमें वो सारे कस्टमर टैग करने पड़ेंगे, और फिर उस होलसेलर के अंदर जाके 8,000 का प्राइस मुझे बनाना पड़ेगा। करेक्ट, सबसे पहले हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मैं सिस्टम पे जाता हूँ, इसे क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्च में जाके लिखेंगे कस्टमर प्राइस। अभी आप देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिला कस्टमर प्राइस ग्रुप्स, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना होगा। मेरे मल्टीपल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक होलसेलर हो गया, एक रिटेलर हो गया, कितने भी ग्रुप्स आप बना सकते हो और हर एक में पर्टिकुलर रेट्स भी डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले सिंपली यहाँ पे जो था वही करते हैं, एक कोड देते हैं होलसेल सेलर्स। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अभी आप बाकी के फील्ड्स पे ध्यान मत देना कि क्या है ये, कहाँ यूज होंगे। जैसा मैंने बोला मैं ट्रेडिशनल मेथड नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं सिनेरियो ले रहा हूँ फिर आपको दिखा। ठीक है, तो मेरा ये ग्रुप मेरा बन गया, एक कोड एक डिस्क्रिप्शन, बात खत्म। ठीक है, मेरा काम हो गया, मेरा एक कस्टमर प्राइस ग्रुप बन गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे प्राइस डिफाइन करना है 8,000 का। ठीक है, फॉर आइटम चेयर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे सेल्स प्राइस का ऑप्शन आया, इस पे क्लिक। ठीक है, होलसेल यहाँ पे सेलेक्टेड है, यहाँ पे होलसेलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइटम नंबर का फील्ड आया, मैं चेयर के लिए करना है, मैं यहाँ पे चेयर सेलेक्ट करूंगा, चेयर सेलेक्ट कर लिया, और यूनिट प्राइस क्या देनी है, 8,000। ठीक है, स्टार्टिंग डेट क्या रखना था, यहाँ पर हमने स्लाइड में पढ़ा था, स्पेशल प्राइस एप्लीकेबल कब से होगा, 1 नवंबर 2023 से, 1 नवंबर 2023। ये आ गया मेरा। इतना ही आपको करना है। जब किसी ने अगर ये मॉड्यूल नहीं देखा है तो ये पेज पे आएगा तो 50 चीजें देख के, 50 बुलियन देख के उनको बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट एक बार आप सिनेरियो स्पेसिफिक जाओगे तो आपको चीजें इजी लगेगी। ठीक है, तो मेरा काम यहाँ पर देखिए हो गया, मैंने एक नया कस्टमर प्राइस ग्रुप बनाया जिसका नाम है होलसेल। मैंने उसमें डिफाइन किया कि इस आइटम के लिए इतना प्राइस रखना है। नीचे आप और भी डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स डाल दो, पूरा आपका एक प्राइस लिस्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा, और भी दूसरे आइटम डालो, उसका यहाँ पर आप यूनिट प्राइस डाल दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी ये बन गया मेरा कस्टमर प्राइस ग्रुप, लेकिन ये कस्टमर प्राइस ग्रुप उस कस्टमर पे मुझे अब टैग करना होगा। तो ये पता होगा कि हाँ ये कस्टमर ग्रुप एप्लीकेबल है इस कस्टमर के लिए, या फिर ऐसा कह सकते कि वो कस्टमर इस कस्टमर प्राइस ग्रुप के अंदर आता है। तो उसको करने के लिए बहुत सिंपल,
हम लोग उस कस्टमर पे जाएंगे, मैंने इसको ओपन किया, आप नीचे आओ गए, यहाँ पे आप देखो इनवॉइसिंग फास्ट टैब के अंदर प्राइसेस एंड डिस्काउंट्स का जो सेक्शन है उसमें एक फील्ड है कस्टमर प्राइस ग्रुप। यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी एक ही बनाया है, एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी मैं इसको पहले सेलेक्ट नहीं करता हूँ। अभी अगर आपको देखना है ना कि यहाँ पर तो एक प्राइस डिफाइंड है ही, आप देखोगे वहां पर आइटम पे जाके तो वहां पे तो प्राइस डिफाइंड है ही, लेकिन इस कस्टमर के लिए कुछ स्पेशल प्राइस है क्या, तो वो आप यहाँ पे जैसे आओगे, यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख ही सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपने डिफाइन किया है, ये एक मास्टर है आपके लिए। लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसको बोलते हैं प्राइसेस एंड डिस्काउंट्स ओवरव्यू। तो यहाँ पे प्राइस और डिस्काउंट दोनों दिखाएगा। अभी हम लोग डिस्काउंट के बारे में बात कर नहीं रहे, डिस्काउंट को मैं अलग से कवर करूंगा, इसलिए सिर्फ प्राइसेस का ध्यान में रखते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर उसने एक व्यू दिया, एक मैट्रिक्स दिया, ठीक है, ये कस्टमर का इस आइटम के लिए ये पर्टिकुलर प्राइस सेट किया हुआ है। तो यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज एक पूरा ओवरव्यू देखने के लिए। अभी यहाँ पे देखो आप एक ही लाइन दिख रही, क्योंकि मैंने इस कस्टमर के लिए एक प्राइस सेट किया था जो कि 9000 था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कस्टमर प्राइस ग्रुप भी टैग कर रहा हूँ, होलसेल। अच्छा, ये तो टैग कर दिया, इसमें एक प्राइस डिफाइन था, मुझे पता है, लेकिन मुझे अगर देखना है, मुझे याद नहीं क्या था इसके लिए कोई प्राइस, क्या क्या प्राइसेस एप्लीकेबल हो रहे हैं इस पे, अलग अलग रीजन से, तो मैं यहाँ पे जाके वापस से देख सकता। इस पे जाऊंगा तो आप देखो, आप दो लाइन आ गया और यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि एक कस्टमर यानी कि 1-to-1 इस कस्टमर के लिए मैप किया हुआ है, और एक इसलिए है ये प्राइस मिल रहा है 8000 क्योंकि कस्टमर प्राइस ग्रुप टैग्ड है इसको, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो एक कस्टमर के लिए मल्टीपल टाइप के रेट्स आ सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि कस्टमर प्राइस ग्रुप में भी डिफाइन किया हुआ है, कस्टमर में भी डिफाइन किया हुआ है अलग से कुछ, जो आपने मास्टर मैंने आपको दिखाया, ये सब आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हमारा टारगेट है कि हम लोग सेल्स ऑर्डर पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे स्पेशल प्राइस पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं। ओके, अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेम सेल्स ऑर्डर यूज करते हैं एक बार। ठीक है, 1027। अच्छा, अभी आप देखो यहाँ पे 9000 ही आया। ठीक है, अब आप बोलोगे 9000 आया क्योंकि वो आपका आज का डेट है विच इज इन अक्टूबर, और आपका तो नवंबर से एप्लीकेबल है इसलिए। ठीक है, तो सही बात है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने 1 नवंबर से एप्लीकेबल था, 1 नवंबर कर दिया, सारे डेट्स कर देता हूँ 1 नवंबर। ठीक है, अभी भी यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ है। अब इसका रीजन क्या है, आप ये ध्यान रखना जब भी आप डेमो में दिखा रहे हो, क्योंकि कस्टमर प्राइस ग्रुप को हमने कस्टमर पे टैग किया। ठीक है, और ये कस्टमर पहले से यहाँ सेलेक्टेड था तो वैलिडेट नहीं हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कभी आपको ये नया प्राइस नहीं दिखे, आप ऐसा डेमो दे रहे हो तो ये ध्यान रखना कि ये कस्टमर आपको वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इन हमारे टर्म्स वैलिडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम सेल्स ऑर्डर को भी यूज कर सकते हैं, सारी लाइन रीड करके इसको वापस वैलिडेट करा लेते हैं। ठीक है, वी कैन डू द सेम और वी कैन क्रिएट अ न्यू सेल्स ऑर्डर। हम लोग न्यू सेल्स ऑर्डर ही क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा फास्टर होगा। और अब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा 8000 का ही प्राइस पॉपुलेट हो, अगर वो नहीं हो रहा है यानी कि हमने कुछ गलत किया। ठीक है, मैंने वेंडर सेलेक्ट किया, हम लोग यहाँ पर आए, शेयर सेलेक्ट किया, ये अभी 9000 ही लेके आया, क्या रीजन है, एक गुलशन डॉक्यूमेंट डेट। जस्ट अ मोमेंट, यस। हाँ, तो यहाँ पर अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी आई फॉरगॉट दिस। अभी हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर, जैसा धवल ने बोला डॉक्यूमेंट डेट चेंज करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डेट चेंज किया, ये अभी भी चेंज नहीं हुआ।
अब इसका रीजन क्या हो सकता है? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जब हम लोग कभी भी ये डेट फील्ड यूज करते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट डेट मतलब जब डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, ऑर्डर डेट मतलब जब ऑर्डर बना रहे हैं, और पोस्टिंग डेट सबको पता होता है कि जब एंट्रीज बैकएंड में क्रिएट होंगी, जर्नल एंट्रीज, वैल्यू एंट्रीज, ये सारी चीज। ठीक है, लेकिन लोग हमेशा ऑर्डर डेट का ना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। डॉक्यूमेंट डेट का बहुत लोग बोल देते हैं कि डॉक्यूमेंट डेट के बेसिस पे ड्यू डेट कैलकुलेट होता है, पोस्टिंग डेट के बेसिस पे सारी जनरल लेजर एंट्रीज बनती हैं, लेजर एंट्रीज बनती हैं। लेकिन ऑर्डर डेट ना कहीं छूट जाता है, उसका लॉजिक उनको क्लियर नहीं होता कि ऑर्डर डेट से ऐसा क्या हो रहा है। तो ऑर्डर डेट से आपका डिस्काउंट और प्राइसेस जो एप्लीकेबिलिटी होते हैं ना, वो ऑर्डर डेट से होते हैं और किसी भी डेट से नहीं। मैंने डॉक्यूमेंट डेट चेंज कर दिया, मेरा यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मैं पोस्टिंग डेट भी चेंज कर दूंगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे ही मैं ऑर्डर डेट चेंज करूंगा, उसके बेसिस पे ये चेंज होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अभी 9000 है, मैं ऑर्डर डेट चेंज कर, और वहां पे एक पॉपअप भी आएगा, आप ये देखना। यहाँ पे 1 नवंबर किया, नेक्स्ट पे टैप किया, जस्ट ओके सॉरी, दूसरा डेट ले लिया था। ये रहा ऑर्डर डेट, फर्स्ट टैब। यहाँ पे क्या आया देखो, you have changed the order date on the sales header, which might affect the price and discounts on the sales lines. You should review the lines manually and update price and discounts if needed. ठीक है, इसने यहाँ पे आपको एक वैलिडेशन दे दिया। अब आप इसको ओके कर लो। अच्छा, अभी भी चेंज नहीं हुआ। अब आप बोलोगे अब क्या रीजन है, आप तो बोल रहे चेंज हो जाना चाहिए। अब आप अगर ये मैसेज ध्यान से पढ़े होगे, मैं वापस से ये मैसेज ट्रिगर करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये और लाइन आप पढ़ना कि यू शुड रिव्यू द लाइंस एंड मैनुअली अपडेट प्राइस एंड डिस्काउंट्स इफ नीडेड। ठीक है, यानी कि आपको, अगर आप बाद में डेट चेंज कर रहे हो, आपने लाइन इंसर्ट कर दिया, उसके बाद आप ऊपर में डेट चेंज कर रहे हो, तो आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा नीचे। सिस्टम अपडेट नहीं कर पा रही है। अब मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने ऐसा लिखा है, तो ठीक है, ये इन्फॉर्म तो कर रहा है कि लाइंस में मैनुअली ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को डिलीट कर दूं। ठीक है, अब ये डेट हम लोग पीछे ही रखते हैं, डॉक्यूमेंट डेट, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है वो दिखाने के लिए। ठीक है, पोस्टिंग भी पहले लेने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ऑर्डर डेट मैंने नवंबर में रखा है। ठीक है, चलो इसको 1 नवंबर से एप्लीकेबल था, 1 नवंबर से ही रखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वो आइटम इंसर्ट करूंगा। अब देखो ये 8000 आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये 8000 कहाँ से उठा के लाया, वो स्पेशल जो प्राइस हमने डिफाइन किया था उस कस्टमर प्राइस ग्रुप के लिए। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ें हमको चेंज करनी होंगी। पहला चीज़, ये सिर्फ आप देखो, ये पोस्टिंग डेट, ये डॉक्यूमेंट डेट, ये दोनों अक्टूबर का है, लेकिन ऑर्डर डेट क्योंकि ये एप्लीकेबल मैंने 11 से था, 1 नवंबर से था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेके आया। तो ऑर्डर डेट का सिग्निफिकेंस आप अभी याद रखना, इसके बेसिस पे प्राइस एंड डिस्काउंट्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, अच्छा, अभी मान लो किसी ने आपको बोला कि मुझे ना, ये तो आप 8000 प्राइस आ गया, मुझे ये देखना है कि और कोई ऑल्टरनेट प्राइसेस डिफाइंड है क्या। तो अब मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता कि यार वो कस्टमर पे जाओ, वहाँ पे ये मैट्रिक्स था, वहाँ पे क्लिक करो, नहीं, वो सेल्स ऑर्डर पे ही ट्रांजेक्शन करा, उस टाइम ही देखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फैक्ट बॉक्स को ओपन करोगे, यहाँ पर आप सेल्स लाइन डिटेल्स वाली जो पार्ट है उसके अंदर आप आओगे, आइटम वाले ग्रुप के अंदर सेल्स प्राइस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू, काउंट टू है। इससे हमको देख के ये पता चल रहा है कि इस कस्टमर के लिए 2 सेल्स प्राइसेस डिफाइंड हैं। ठीक है, 2 स्पेशल सेल्स प्राइसेस, स्टैंडर्ड नहीं, स्पेशल सेल्स प्राइस, ऑल्टरनेट सेल्स प्राइस, कुछ भी बोल रहा हूँ। इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे वो उस प्राइस पे लेके जाएगा। तो क्या है, एक 9000 है, एक 8000। ठीक है, ये मुझे यहाँ से दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि ये एप्लीकेबल यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये व्यू करने के लिए आप यहाँ पे सीधे जा सकते हो। सिर्फ ये काउंट देख के आप ये बता सकते हो कि कितने सेल्स प्राइसेस इस पे डिफाइंड है। जो सबसे लोएस्ट होगा वही यहाँ पर आने वाला है, वो तो श्योर है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज,
अब किसी ने बोला कि यार ये 8,000 का प्राइस तो है, लेकिन फॉर सम रीजन मुझे वो 9,000 वाला ही प्राइस डालना है, मतलब ये जो दूसरा वाला प्राइस है ना, मुझे ये दूसरा वाला ही डालना था। और यहाँ पर मैंने उस यूजर को कुछ भी एडिट करने का राइट्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं सेल्स प्राइस पूरा मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे कुछ एडिट करने का राइट्स नहीं दिया। तो उस केस में वो क्या होगा, किसी भी रीजन से अगर वो प्राइस उसको डिफरेंट डालना है वहाँ पर, जो और एप्लीकेबल थी और यहाँ पे अवेलेबल शो हो रहा है, तो वो क्या करेगा, लाइन पे जाएगा, फंक्शंस के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन है गेट प्राइस, ठीक है। गेट प्राइस पे गए, ये 8,000 वाला ऑलरेडी लाइन पे आया हुआ है, मुझे 9,000 वाला डालना है, तो मैं 9,000 सेलेक्ट करके ओके करूंगा। ये देखिए यहाँ पे 9,000 अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये जो भी प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, बेस्ट प्राइस कैलकुलेट होकर हमारे पास आ रहा है, उसके बावजूद अगर आपको दूसरा प्राइसेस जो वहाँ पे डिफाइंड था वो डालना है, तो आप यहाँ पे लाइन से जाके ये एक्शन सेलेक्ट करके कर सकते हो। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ आई विल से इट इज द बस बस एक एज है पूरे आइसबर्ग का, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ है, पूरे प्राइसिंग मॉड्यूल में बहुत कुछ है, बहुत सारे सिनेरियोज आ सकते हैं, लेकिन आज मैंने जो आपको बताया वो सबसे बेसिक सिनेरियो कवर कर लेता है और आपको अवेयर करा देता है कि भाई प्राइसिंग मॉड्यूल में है क्या। क्योंकि लोग सबसे पहले यही चाहते हैं कि मुझे कस्टमर के लिए कुछ प्राइसेस सेट करने हैं, स्पेशल प्राइसेस, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि एक पूरा होलसेलर का ग्रुप है हमारा, उनके लिए सेट करना। तो वो सब हमने यहाँ पर देख लिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, जो कि ऑर्डर डेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सेम कोई भी डॉक्यूमेंट हो, परचेज ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, सब पे सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्डर डेट का, ये अब आपको पता रहेगा कि इसके बेसिस पे प्राइसेस एंड डिस्काउंट कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट प्राइसेस, अगर मुझे डॉक्यूमेंट पे ही देखना है कि इस कस्टमर के लिए, इस आइटम के लिए कितने प्राइसेस डिफाइंड हैं, तो आप यहाँ पर जाके सीधे फैक्ट बॉक्स में जाओगे और सेल्स प्राइस वाले आइकन पे ट्रिगर पे क्लिक करोगे और ये आपको पेज ओपन करके देगा। दूसरा, ऑल्टरनेट प्राइसेस अप्लाई करने हैं, जो प्राइस मुझे लोवेस्ट मिला है फॉर सम रीजन वो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे लाइन पे जाके, आप फंक्शंस पे जाके गेट प्राइस करके वो अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। आगे मैं अभी इसी पे प्राइसेस पे पहले कंटिन्यू करूंगा, प्राइसेस खत्म होगा फिर हम लोग डिस्काउंट्स लेंगे, क्योंकि प्राइसेस और डिस्काउंट्स बहुत मिलता जुलता है। मैं 10,000 को रिड्यूस करके 8,000 प्राइस भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं प्राइस सेम रहेगा, मैंने 20% का डिस्काउंट किया। तो ये दोनों चीज़ें बहुत साथ साथ यूज होती है, लेकिन फॉर क्लैरिटी मैंने इन दोनों को अलग अलग लिया है ताकि सेशन बहुत इजीली आपको समझ में आए, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना। अभी मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, राइट्स दे देता हूँ अनम्यूट करने का, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो अब आप आज के सेशन में जितना कवर किया है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब सबके पास राइट्स है अनम्यूट करने का, किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। Okay, no queries? Okay, Ankit, you have a query. हेलो सर। Hi, Ankit. सर, एडजस्टमेंट फैक्टर में हम फिक्स प्राइस कर रहे हैं कि कस्टमर के लिए कि सॉरी मतलब एक वॉल बना रहे हैं, लेकिन अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस करना हो तो सभी हाँ, आइटम के एग्जैक्टली लिए exactly, तो यही कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट करेक्ट, मैंने यही बोला कि उसका जो मैंने आपको ड्रॉबैक बताया, ये जो है ना, वो प्राइस के सेंस में आपको अपडेट करने में सिर्फ तभी यूज आएगा जब सारे आइटम्स का, या फिर एक कैटेगरी ऑफ आइटम्स का, जब मैंने आपको बैच जॉब दिखाया तो वहां पर बहुत सारे फिल्टर्स थे। तो उस फिल्टर्स के बेसिस पे अगर आपको कुछ अपडेट करना है कि यार ये आइटम कैटेगरी का बाई 10%, तो वो हो जाएगा। जितने भी आइटम कार्ड में फील्ड्स अवेलेबल है, वो फील्ड्स एज ए फिल्टर आप यूज करके कैटेगरी क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आपका ऐसा है जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि वो किसी दूसरे कैलकुलेशन के बेसिस पे आपके पास प्राइस लिस्ट आया है और उसका कोई लॉजिक नहीं है कि 20% से ये कैटेगरी ऑफ आइटम इंक्रीज हुआ है, 10% से ये कैटेगरी ऑफ आइटम इंक्रीज हुआ है, कोई भी लॉजिक नहीं है, तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन पैकेज या एडिट इन एक्सेल से ही अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बैच जॉब का यूज नहीं हो पाएगा। ओके सर। और एक सर हमने होलसेलर ग्रुप क्रिएट कर दिया करेक्ट। कुछ कस्टमर के लिए, लेकिन अगर हमें सेम आइटम के लिए करना हो तो मतलब कोई कस्टमर मेरे 10 आइटम को वो परचेज कर 10 एक आइटम की 10 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, तो उसके लिए तो डिस्काउंट होगा ना सर नहीं अलग नहीं से नहीं, मतलब। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये ये जो मैंने आज सिनेरियो कवर किया ना, इसके अलावा भी
उसी पेज पे आपने देखा होगा और भी फील्ड्स तो थे ही, वो फील्ड्स अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। वो मिनिमम पर्टिकुलर इतना क्वांटिटी अगर परचेज करता है तो एक स्पेशल प्राइस रहे या फिर डिस्काउंट्स है, वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन आप जो पूछ रहे हो वो आज के सेशन में हमने कवर ही नहीं किया, वो नेक्स्ट सेशन में आएगा और वो कवर होगा आपका। वो प्राइस से भी हो सकता है, डिस्काउंट से भी हो सकता है। जैसा मैंने बोला कि अगर 10,000 को या तो कम करके बोल दो कि 8,000 है, जैसा कि बहुत सारे बिग बिलियन डेज वगैरह में करते हैं कि प्राइस रिड्यूस हो गया है, वो ये नहीं बोलता है डिस्काउंट इतना है, वो प्राइस ही नया आपको दिखता है। आप खोलोगे आईफोन, खोलो, नया प्राइस दिखेगा, आईफोन 14 अवेलेबल इन 54,000, प्राइस ही बिल्कुल नया दिखता है। तो वो भी एप्लीकेबल है अगर किसी को ऐसा दिखाना है कि नहीं नहीं ये प्राइस इतना है, प्राइस इतना ही रहेगा, आपको लास्ट में 80% डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट जो भी मिल रहा है वो अलग है। वो कैसे, क्योंकि क्या है ना कि इसका अगर आप डिटेल में अगर समझोगे तो एक अकाउंटिंग इम्पैक्ट होता है कि डिस्काउंट दिखाने का मतलब क्या है, ठीक है ना। सेल साइड डिस्काउंट दिखा रहे हैं तो वो लॉस में काउंट होगा क्या, वो बहुत सारी चीजें हैं, उसके बेसिस पे लोग डिफरेंटली यूज करते हैं। बट हमको तो सिर्फ इतना पता लगना है कि प्राइस और डिस्काउंट दोनों मॉड्यूल पूरा रन कैसे होता है, क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट वी शुड। तो आज मैंने जो कवर किया वो बहुत बेसिक सिनेरियोज थे, मैंने 4 सिनेरियो लिए आपको एक्सप्लेन किया। आई होप उतना क्लियर हो। आगे इसमें जैसा मैंने बोला इसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे और भी बहुत सारे सिनेरियोज इसमें कवर करेंगे हम। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सर। थैंक यू रजत, सॉरी अंकित। ओके सर। Rajat has a question. Thank you, Ankit. हाय गुलशन। Hi, Rajat. मेरा एक क्वेश्चन था कि ये सारे सिनेरियो वेंडर के लिए भी अवेलेबल होते हैं सर या नहीं? वेंडर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ नहीं होगा जैसे मैंने आपको दिखाया कि यूनिट प्राइस हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली वो आइटम के केस में अगर आप जाओगे तो मैं ना आपको यूनिट कॉस्ट डाल के वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। वो डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि आइटम के साइज में आपको कॉस्ट का फैक्टर आता है, वो पूरा कॉस्ट एडजस्टमेंट उस पर काम करता है। तो सिमिलर है बट एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए मैंने जानबूझकर अगर अभी परचेज साइड ज्यादा टच नहीं किया। लेकिन मैं आपको जैसे थोड़ा ये क्लियर करूंगा ना, फिर आपको इसका आंसर आपको नेक्स्ट सेशन अगर आप ज्वाइन करोगे उसमें आपको मिल जाएगा कि परचेज साइड से ये कितना रेलिवेंट है, क्या क्या है, ठीक है। तो वो आप अश्योर्ड रहो, वो भी परचेज साइड भी मैं कवर करने वाला हूँ। मैंने इसीलिए प्राइस एंड डिस्काउंट दोनों नहीं लिया, क्योंकि मुझे प्राइस, कस्टमर, परचेज, मतलब परचेज एंड सेल्स दोनों साइड में कवर करना था, ठीक है। तो अभी मैं पहले, क्योंकि जब भी आप प्राइस बोलोगे तो सेल साइड पे ज्यादा ही यूज होता है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए मैंने पहले वो कवर किया है। बट परचेज साइड का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेरी, वो बिल्कुल सही है। आप नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करोगे तो उसमें वो भी डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, ठीक है, नाइस सर। थैंक यू रजत। ओके, सुमित, अदर क्वेश्चन? हाय गुलशन। Hi. बस मैं जस्ट ये जानना चाहता था कि अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं सेल्स प्राइस के, चाहे वो वो मिनिमम क्वांटिटी का हो या इफेक्टिव डेट अलग हो, तो सिस्टम उसी को पिक करेगा जो आपका मिनिमम प्राइस होगा फॉर द कस्टमर। करेक्ट। यहाँ पर ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजन है जिसको बेस्ट प्राइस कैलकुलेशन बोलते हैं। आप आसान भाषा में यही समझ सकते हो कि वो लोवेस्ट प्राइस लेके आएगा, लेकिन सिर्फ इतना समझना काफ़ी नहीं है। मैं आपको, जैसा कि मैंने बोला, आप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये ऑल्टरनेट प्राइसेस को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, बट वो ऐसा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोएस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो लेके आ रहा है। तो एक बेस्ट प्राइस कैलकुलेशन करके ये पूरा इंजन है, और ये ना ये बीच बीच में चेंज होते रहता है। तो वो क्या क्या क्राइटेरियाज मैच करता है ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्लियरली माइक्रोसॉफ्ट ने भी दी है। तो वो मैं लास्ट में कवर करूंगा, क्योंकि वो जो इंजन है वो प्राइस प्लस डिस्काउंट दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट करता है बेस्ट प्राइस। ओके। प्राइस ये भी अवेलेबल, प्राइस वो भी अवेलेबल, फिर डिस्काउंट भी अवेलेबल। आप समझो कि एक कस्टमर के लिए सारी चीज अवेलेबल हो सकती है। अब सिस्टम कैसे पता करेगा कौन सा लेके आना है? तो आप लोवेस्ट ही मान के चलो, लेकिन जो एग्जैक्ट जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा, जब पूरा प्राइसिंग, पूरा डिस्काउंट कवर हो गया होगा। उसके बाद मैं आपको बेस्ट प्राइस कैलकुलेशन का जो इंजन है बैकएंड में, वो क्या क्या चेक करता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गुलशन। थैंक यू। ओके, थैंक यू समित। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, if no more questions, then I believe you can enjoy the cricket match. And thank you for joining the session.